नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है रिश्तों के समीकरण। रात 10 बजे के करीब थकी हारी नेहा घर पहुंची तो भाभी ने रूखेपन से कहा, दीदी तुम्हारा खाना ढक रखा है, चाहो तो गर्म करके खा लेना। नेहा ने सिर हिलाते हुए अच्छा क्या कहा और कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। हाथ मुंह धोकर खाना लेकर वह कमरे में आई ही थी कि भाभी की बातें उसके कानों में पड़ी। अब तो हद हो गई है, रोज़ ही रात को देर से लौटना, कभी खाना खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक। इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। मोहल्ले वालों अन्य की बातें सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। पता नहीं ऐसे क्या काम करती है, भगवान जाने कब तक छाती पर मूंग दलती रहेगी। भाभी भैया से ये सब कह रही थी। अब तक भैया ने एक शब्द भी नहीं कहा था। इस पर चीखती हुई भाभी बोली, अब कुछ बोलो भी, तुम्हारी सह पाकर ही तो सिर पर चढ़ती जा रही है। कल ही दीदी से साफ साफ बात कर लो, वरना मैं ही पूछ लूँगी। इस पर भैया का कुछ धीमा स्वर कुछ धीमी आवाज़ में सुनाई दिया, अरे ऐसा गजब मत करना भगवान, उसी की कमाई से तो ये घर चल रहा है। कुछ और निर्णय ले लिया उसने तो पछताती फिरोगी। भूल गई क्या वो पिछली घटना जब हमारे तंग करने पर गर्ल्स हॉस्टल रहने चली गई थी। वह तब घर में कैसे फांके पड़ गए थे, कितनी मुश्किल से मना कर लाए थे हम उसे। ये बातें नेहा के दिल में नस्तीर से चुभ रही थी। ये सब बातें अब तो आए दिन होने लगी थी। नेहा सुन सुन कर थक चुकी थी, हर बार खून का घूंट पीकर रह जाती। उसकी भूख खत्म हो चुकी थी। उसने थाली को वापस रसोई में लाकर रख दिया और चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह उसे जल्दी मिसेस अग्रवाल के यहाँ पहुँचना था। दिन भर कभी ट्रेन का तो कभी बस का सफ़र करना, वे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना, ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। नेहा फिजियोथेरेपिस्ट थी। उसे अपने मरीज के घर जाकर व्यायाम, मालिश आदि के बारे में बताना, समझाना पड़ता। इसके लिए उसे मुंबई जैसे शहर में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती थी। उसके मरीजों के कई नामी गिरामी हस्तियां थीं। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी उसकी, पर इस मुकाम तक पहुंचने में उसे काफ़ी मेहनत व संघर्ष करना पड़ा। ज़िंदगी के 15 साल उसने इस पेशे में बिता दिए थे, तब कहीं जाकर वह इस मंजिल तक पहुंची थी। उसे काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी अपने आप को स्थापित करने में। नेहा को याद आने लगे वो दिन जब वह छोटी थी। बड़े भाई के बाद हुई थी वह। खूब नाजों से पाला था उसे उसके मम्मी पापा ने। नन्ही प्यारी सी गुड़िया लगती थी वो। उसके पापा उसकी हर फरमाइश पूरी करते। हमेशा कहते, नेहा की माँ, देखना एक दिन मेरी बेटी इतनी बड़ी अफसर बनेगी कि दुनिया इसके आगे झुकेगी। पढ़ाई में इतनी होशियार है और सुंदर भी है, इसके लिए तो मैं राजकुमार सा दूल्हा ढूंढूंगा। माँ भी पिता का समर्थन करती। उनके यहाँ कई पीढ़ियों से बेटी नहीं हुई थी, अतः बेटी की बहुत ख्वाहिश थी उसके पापा को। पर यही हालत तब ख़त्म सी हो गई थी जब एक और बेटे की चाह में उनके यहाँ और 6 बहनें लाइन से पैदा हो गई। पिताजी संभाल ही रहे थे कि एक दिन हार्ट अटैक में चल बसे। उस वक्त वह 10वीं कक्षा में थी। सात सात बहनों में एक लौता भाई अधिक लाड़ प्यार से बिगड़ गया था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वहीं नेहा पढ़ाई में होशियार थी। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ ने भी खाट पकड़ ली। अब तो स्वयं की पढ़ाई, घर का काम, छोटी छोटी बहनों की देखभाल, सभी की जिम्मेदारी अकेले नेहा पर आ पड़ी थी। उसने पिता के मिले प्रोविडेंट फंड की रकम को बैंक में जमा करवाया तथा साथ ही ट्यूशन्स भी करने लगी। समय ने उसे वक्त से पहले ही परिपक्व बना दिया था। 12वीं के बाद उसने फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स किया। साथ ही घर परिवार, बहनें, सबकी जिम्मेदारियों को निभाती रही। उसके पिता के दोस्त थे मंगल सेन जी। उनके सिफारिश पर उसे किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में फिजियोथेरेपिस्ट का काम मिल गया। तब उसकी उम्र मुश्किल से 20 बरस रही होगी। तब से जो जद्दोजहद शुरू हुई वह आज तक चल रही थी। बहनों को पढ़ाकर कुछ बनाकर एक एक को निपटाती गई वह। माँ बिस्तर पर लेटी लेटी बार बार बलाया लेती रही। भाई आवारा निकल गया, बुरी सोहबत में रहने लगा। उससे तो घर में कोई मदद मिलती नहीं थी, उल्टे वही नेहा से मांग मांग कर पैसे ले जाता। नेहा जब अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हुई तब पाया कि बालों में सफ़ेदी छलकने लगी थी। अपनी तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया था। बीच बीच में जब कभी कोई रिश्तेदार उसके लिए रिश्ता लेकर आते, माँ किसी न किसी बहाने से टाल देती। वह भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर अपने सारे जज्बातों को जज्ब कर लेती। भाई की भी शादी हो गई। शुरू शुरू में तो भाभी का व्यवहार सही रहा, पर बाद में वही भाभी अपने रंग दिखाने लग गई। घर में नेहा का स्थान सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन की तरह रह गया था। अब तो माँ भी कुछ बदली सी गई थी। बहू की हाँ में हाँ मिलाते हुए वह भी नेहा को ही वाद विवाद दोषी ठहराने लगती। भाभी भी अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। आए दिन कुछ ना कुछ फरमाइश नेहा से करती रहती। कभी कहती, दीदी आज बबलू की फ़ीस भरनी है, तो कभी कहती,
आज कपड़ों के लिए पैसा चाहिए, या आज पिंकी कह रही थी कि बुआ से कहना मुझे साइकिल दिला दे। आधी आधी नेहा भी भाई के बच्चों का माँ सा प्यार देती, अपनी सारी कमाई भतीजी भतीजी को घर पर लुटाती रहती। बहनों के खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। आज डॉली के यहाँ तीज आएगी, आज मंजू का बेटा होने का फंक्शन है, उसके यहाँ सामान जाएगा। जयपुर वाली बहन की मैरिज एनिवर्सरी है, उसके यहाँ अच्छा सा तोहफा लेकर भाई जाएगा। उसके लिए साड़ी, उसके सास ससुर के कपड़े, बच्चों के कपड़े, फल मिठाई जाएगी, उसका खर्चा। आए दिन माँ की फरमाइश है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे लाड करने वाली यही माँ, उसकी अपनी सगी माँ इतनी बदल जाएगी। उसकी शादी का तो कभी ख्याल तक नहीं आया, ऊपर से कुछ कह दो तो घर में हंगामा। माँ का रोना धोना शुरू की, आज तेरे पिता जिंदा होते तो मेरी ये दशा तो ना होती। मैं तो अपाहिज हो गई हूँ, तुम्हारे टुकड़े पर पल रही हूँ। मैं तो हुई करमजली, मौत भी तो नहीं आती। माँ का बड़बड़ाना एक बार शुरू होता तो रुकने का नाम ही न लेता। वह सुबह एक कप चाय पीकर जल्दी ही निकल जाती और शाम ढले थकी हारी लौटती। भाभी से ये कभी कभी ना होता कि जहाँ बबलू पिंकी का टिफ़िन पैक कर रही है वहीं उसके लिए भी 2 पराठे सेंक दे। हर महीने घर के खर्चे के लिए सारी कमाई हाथ में रख दो, उस पर भी ये जल्लालत भरी ज़िंदगी। क्या यूं ही घुट घुट कर जीती रहेगी? क्या यूं ही चलती रहेगी ज़िंदगी? आखिर कब तक? सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। अगले दिन जब उठी तो सिर बहुत भारी था, मन नहीं कर रहा था तैयार होने का, पर घर पर रहकर भी क्या करती। दूसरे मिसेज अग्रवाल की ऑर्थराइटिस बहुत बड़ी हुई थी, उनका व्यायाम व मसाज करने के लिए जाना ही था। बहुत पुरानी मरीज़ थी वह, उसकी फ़ीस भी अच्छी मिलती थी वहाँ से। बेमन से तैयार हुई, एक कप चाय पीकर निकल पड़ी। उसके काम पर जाने के रास्ते में एक अनाथालय पड़ता था। वह जब भी विले पार उतरकर अपने मरीज के घर तक पहुंचती, उस अनाथालय की ओर बरबस ही उसकी दृष्टि उठ जाती। कुछ समय से 4-5 साल का एक प्यारा सा बच्चा अनाथालय के गेट को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़े खड़ा हुआ उसे जाते टुकुर टुकुर देखता रहता। वह भी उसकी प्यारी सी मुद्रा पर दृष्टि डाले बिना न रह पाती। काफ़ी दिनों तक ये क्रम चलता रहा। एक दिन वह कुछ टॉफ़ियाँ लेकर उस बच्चों के पास पहुंची और बैग से निकालकर उसे देने ही वाली थी कि वह घबराकर पीछे मुड़ा और लंगड़ाता हुआ अंदर चला गया। नेहा उसकी चाल को देखकर उसकी परेशानी समझ गई और काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही। उसका मन उस बच्चे को देखकर व्यथित सा उठा और अनमनी से वह वहाँ से चल दी। उस दिन अपने सारे काम तो उसने निपटाए, पर मन के किसी कोने में वही बच्चा, उसकी लंगड़ाहट, मासूम सा चेहरा आदि आंखों के सामने तैरता रहा। अगले दिन वह जब फिर से वहाँ से गुजरी, तब वही बच्चा उसे उसी मुद्रा में दिखाई पड़ा। वह इंद्रचालित से उसके पास पहुँच गई। वह उसे देखकर पीछे मुड़कर लौटा नहीं। इस पर नेहा ने उसे बैग से टॉफ़ियाँ निकाल कर देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बच्चे ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। नेहा ने कहा, बेटा ले लो। इस पर वह तुतलाता हुआ बोला, आंटी डांटेंगी। नेहा को बच्चे की इस बात से उसकी समझदारी का एहसास हुआ। उसने कहा, अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी आंटी हाँ कह देगी तब तो ले लोगे ना? इस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। नेहा ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बंटी, उसने जवाब दिया। नेहा ने फिर पूछा, हमसे दोस्ती करोगे? उस पर उसने हाँ की मुद्रा में सिर हिला दिया। अब तो नेहा का ये नित्यक्रम हो गया। वह दोनों मानो एक दूसरे की प्रतीक्षा में रहते थे। नेहा के मन में मातृत्व की भावना हिलोरे लेने लगी। उसकी भी शादी हो गई होती तो उसके भी प्यारे प्यारे बच्चे होते। उसे वह बच्चा इतना प्यारा लगता कि उसने निर्णय ले लिया कि वह उसे गोद ले लेगी। उस दिन वह अपने एक मरीज जो कि वकील थे से मिली। वो गोद लेने के सारे नियम जाने। उस दिन घर लौटने पर वह विचारों की झंझावतों में ही उलझी रही। इस घर में रहकर तो उसे बच्चे को पालना नामुमकिन था, फिर वह क्या करे? इसी कश्मकश में वह घर घिरी रही। फिर भी कुछ फैसले उसने कर ही लिए थे। उसने घरवालों की चोरी से बैंक अकाउंट खोल रखा था, जिसमें वह हर महीने रुपये जमा कराती आ रही थी। अब तक तो काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। उसने निर्णय लिया कि वह अपना अलग घर ले लेगी, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। इस निर्णय में मानो उसे जीवन जीने की एक नई दिशा मिली। उस रात वह बंटी को लेकर अपने नए जीवन के बारे में सोचती रही। वह निर्णय लिया कि कल सबसे पहला काम वह अनाथालय की संचालिका से मिलने का करेगी। अगले दिन जब वह उठी तो बहुत खुश थी। उसे यूं लग रहा था मानो सूरज की किरणें भी उसकी खुशी में साथ देखकर दमक रही थी। वह तैयार होकर निकली व अनाथालय से जा पहुंची। बंटी हमेशा की तरह अनाथालय के गेट के पास खड़ा था। उसे लेकर वह अनाथालय की संचालिका के पास जा पहुंची। वह बंटी को गोद लेने की अपनी मंशा उसने जाहिर की। उसकी आर्थिक स्थिति, कामकाज आदि के बारे में विस्तृत जानकारी पूछी गई। इन सब से संतुष्ट हो उसे कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अगले दिन बुलवाया गया। उस दिन उसने अपनी पहचान के बिल्डर से मिलकर एक फ्लैट खरीदने की बात की
वह अग्रिम राशि के रूप में रकम जमा करवाने की बात हो गई। फ्लैट भी वह देख आई, फ्लैट का कब्ज़ा भी उसे जल्दी ही मिल जाना तय हो गया। अब समस्या ये थी कि दिन भर बंटी के पास कौन रहेगा, कौन से स्कूल में उसे दाखिला दिलाना सही रहेगा। इसका भी प्रबंध उसने कर लिया। पूरे दिन की आय का इंतज़ाम हो गया। स्कूल भी घर के पास ही था, वहाँ भी नेहा का दाखिले के बाद कराई, फॉर्म वगैरह ले आई। अब बस बंटी के संरक्षण मिलते ही वह उस घर लाने का आतुर थी, अपनी एक छोटी सी दुनिया शुरू करने के लिए जिसमें वह होगी और मातृत्व की कमी पूरा करने के लिए बंटी होगा। उसे बेटा मिलेगा और बंटी को माँ। उस रात घर आकर उसने अपने निर्णय से घरवालों को अवगत कराया। सबके चेहरे फक पड़ गए। भाई व भाभी ने बच्चों की दुहाई दी। कहा, क्या तुम्हारे भतीजे भतीजी तुम्हारे अपनी नहीं है जो पराया बच्चा गोद लेने की सोच रहे हो, वो भी जिसकी जात का पता नहीं, माँ बाप का भी पता नहीं। खूब रोना धोना हुआ, उसे तरह से समझाया गया, रिश्तों की दुहाई दी गई, उसके दायित्व का एहसास कराया गया। साम दाम दंड भेद जब कुछ भी काम ना कर सके तब माँ ने रोना शुरू कर दिया। नेहा तब भी नहीं पिघली। उस दिन उसने पहली बार अपना मुंह खोला। किन रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं आप लोग? मैं तो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हूँ। मेरे दर्द को कभी समझा आप लोगों ने? मेरी भावनाओं की कदर की क्या आप लोगों ने? मैं तो छाती पर मूंग दल रही हूँ ना आप लोगों के। मेरी वजह से मोहल्ले में आपकी छिछालेदार होती है ना। मैं भी कभी विवाह योग्य थी क्या? मेरी चिंता हुई थी आप लोगों को? कहने को ये मेरी माँ है, पर इन 35 सालों में इन्होंने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया वैसा तो सौतीली माँ भी नहीं करती। फिर भाभी के लिए तो क्या कहूँ, वह तो पराए घर की लड़की है। मेरा ये भाई, जिसे भाई कहने में शर्म आती है, क्या दायित्व निभाए इसके भाई होने का? जब से होश संभाला है माँ तुम्हारी गृहस्थी को पाल लगाती रही है ना। तुम्हारा ये लाडला संभालेगा अपनी जिम्मेदारी। तब सारे नेक पूरे करवाना अपनी बेटियों के, जो मुझसे करवाती रही, जिन बेटियों का पक्ष लेकर मुझसे लड़ती रही। अब आए ना वो आप लोगों को संभाल लें। आपकी बेटियों ने भी जैसा व्यवहार मेरे साथ किया, दुश्मन भी ना करता। सुबह से रात तक काम में अपने आप को डुबाए रखना, असम में ही बूढ़ा बना दिया मुझको। क्या मेरे कुछ अरमान नहीं हो सकते हैं? इसके बारे में सोचा कभी आपने? बहुत जी लिए आप लोगों के लिए, अब जीऊँगी सिर्फ अपने लिए और अपने बेटे के लिए। सभी को अवाक छोड़ वह अपने कमरे में आई, अपना सामान समेटा और अगली सुबह का इंतज़ार करने लगी। अब वह भी अपने छोटे से आशिया में अपने बेटे के साथ रहेगी। अगली सुबह जब वह सूटकेस लेकर अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा बैठक में पूरा परिवार जमा था। बच्चे सहमे में खड़े थे। भाई ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तपाक से निहाने के, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरा निर्णय अंतिम निर्णय है और इसे मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं। ये लो पासबुक और चेक बुक। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ये निर्दोष भी सजा भुगते। और ये कहकर अपना सामान लिए वह तीर से निकलकर सबको अवाक छोड़कर थोड़े दिनों तक वह हॉस्टल में रही। इस बीच उसे फ्लैट का कब्ज़ा मिल गया। घर का ज़रूरी सामान खरीदकर घर को व्यवस्थित किया। अनाथालय जाकर सारी ज़रूरी औपचारिकता पूरी की और बंटी की उंगली पकड़कर आ गई अपने घर। बंटी घर आकर बहुत प्रसन्न था। कहने लगा, आंटी ये घर तो बहुत सुंदर है। इस पर नेहा ने बंटी से कहा, आज से मैं तेरी आंटी नहीं माँ हूँ बेटा। बोल माँ। बंटी ने कहा, माँ। नेहा ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें नम थीं। ये खुशी के भावतरीक का संकेत था। नेहा ने निश्चय किया कि वह घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा मरीज देखा करेगी ताकि बंटी के पैर को भी ठीक कर सके। अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसने बंटी की तकलीफ़ के बारे में जाना और सही व्यायाम मालिश आदि करना शुरू कर दिया। बंटी अब काफ़ी ठीक हो चुका था। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा। नेहा खुश थी अपने छोटे से संसार में, अपने बेटे के साथ। धन्यवाद।